तो मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज हम एक इतिहास की सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एक डाइवोर्स केस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और इसकी चीज़ों को आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये विमेन के राइट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लिखने में आपके काम आएगी। तो शुरुआत करने से पहले हम यहाँ पहले बता देते हैं हम यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये केस उस इरा का है, उस समय का है जिस समय में कांग्रेस फुल मेजॉरिटी में थी। इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी जो होता है पॉलिटिक्स में आता है। उस बीच के अंदर एक प्रॉब्लम यह आती कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर, ऑपरेशन ब्लू स्टार का मतलब होता है सिखों को मार दिया जाता है। 84 के अंदर दंगे फैल जाते हैं। तो एक तरफ जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो क्या होती है कि सिख बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं कांग्रेस के। दूसरी तरफ शाहबानो केस का डिसीजन आता है जिसके अंदर मुस्लिम लॉ बोर्ड और वो सारे के सारे ग्रुप्स आ जाते हैं जो इस केस में मोहम्मद अहमद खान की सपोर्ट में आ जाते हैं और कांग्रेस के अगेंस्ट जाने की बात करते हैं। कांग्रेस की जो सरकार बनी होती है वो ऑटोमेटिकली बुखारी साहब की सपोर्ट से बनती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर जो मुस्लिम सपोर्ट अगर कांग्रेस से खिंच जाता तो ये पार्टी गिर जाती। इस बीच के अंदर कांग्रेस की बातें सुनना या मुस्लिम लीग की बातें सुनना बहुत ज्यादा जरूरी था, मुस्लिम ग्रुप की बातें सुनना बहुत ज्यादा जरूरी था। ऐसी परिस्थिति में इस नियम के वजह से, इस कोर्ट के डिसीजन की वजह से, जिसमें अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ये लेडी शाहबानो जीत जाती है और मोहम्मद अहमद खान पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को जो है रिलीजियन यानी धर्म का रूप दे देते हैं, लड़ाई को धर्म का रूप दे देते हैं और इसे धर्म का रूप देने के बाद पूरे के पूरे अपने पर्सनल यूज के लिए रिलीजन का इस्तेमाल करके जुडिशरी को ही चेंज कर देते हैं। इसी बिहाफ पर राजीव गांधी संविधान को ही बदल देते हैं और सुप्रीम कोर्ट के नियम को नलिफाई कर देते हैं। तो अब हम इन सभी चीजों को कोरिलेट करके समझेंगे कि क्या सिनेरियो था। दोस्तों, नॉर्मली एक चीज समझ लीजिएगा कि कोई भी सरकार किसी भी वजह से पूरे के पूरे नियम में बदलाव लाती है तो उसके पीछे बहुत बड़ा पॉलिटिकल सिनेरियो होता है। अगर वो चीज नहीं होती यानी पॉलिटिक्स नहीं होती है, इतना बड़ा सिनेरियो नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली किसी भी परिस्थिति के अंदर नियम नहीं बनता है। उस समय के अंदर एक चीज ये भी थी कि राजीव गांधी जो थे इतने स्ट्रांग पॉलिटिकल लीडर नहीं थे। कांग्रेस डिस्प्यूट में थी, विभाजन हो रहा था लीडर्स का आपस के अंदर। राजीव गांधी को अपनी छवि बनानी थी और जो सिखों के द्वारा हुए दंगों का जो दाग था उसे भी हटाना था और देश को अपनी तरफ खींचना भी था। हालांकि उसके बाद इनका नुकसान ही हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इन्होंने इस नियम को पूरा बदल दिया। अपोजिट के अंदर जो जनसंघ था यानी बीजेपी पार्टी थी, ये काफी ज्यादा बूम कर रही थी, तेजी से बढ़ रही थी। इसी बीच में दोस्तों अयोध्या का जो मंदिर है, हिंदू मंदिर यानी जो राम मंदिर है, राम जन्मभूमि, वो भी काफी डिस्प्यूटेड सेक्शन था। तो इस नियम के बनने के बाद ही काफी ज्यादा परिवर्तन आया। एक तरफ तो शाहबानो केस को ही पलट दिया गया, तो दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद ने जब इसका विद्रोह किया तो राजीव गांधी ने इनको भी खुश करने के लिए क्या किया, अयोध्या के जो वो जगह थी जहां पर राम चबूतरा पे मंदिर में पूजा की जाती थी, उसके ताले तोड़ने का यानी ताले खोल कर पूजा करने की परमिशन दे दी थी। और उस समय में बाबरी मस्जिद की परमिशन मुस्लिम्स को नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया और मस्जिद को तोड़ा गया। ये सारा का सारा पोर्शन जो था वो सीधा का सीधा इसी केस से सम्मिलित है। तो चलिए जानते हैं असलियत में ये केस ऐसा था क्या जिसने पूरा का पूरा ही हिस्ट्री बदल दिया, पूरा इतिहास बदल दिया। चलिए देखते हैं। तो शुरुआत करने से पहले दोस्तों, हमारा YouTube चैनल है IAS विद हरि मोहन, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर बार करंट अफेयर से रिलेटेड या फिर इतिहास की बहुत इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सीज जो हैं उन सभी की जानकारी मिलती रहे। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें UPSC, स्टेट PCS की तैयारी अगर कर रहे हैं और आपको घर बैठकर ही तैयारी करनी है, तो आप यहां से पेनड्राइव सिलेबस ले सकते हैं और घर बैठकर आराम से तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए गिवन कॉन्टेक्ट नंबर्स पर कॉल कीजिए और पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए। हालांकि लॉकडाउन के दौरान हमारे फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स के लिए फ्री क्लासेस चल रही हैं। इस जूम ऐप पर लाइव क्लास चल रही है,
तो जितने भी विद्यार्थी जो जो यहां पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली पॉलिसी में आना चाहता है आ सकता है और फर्दर क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। इसके लिए आईडी पासवर्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जूम ऐप पर, तो आईडी और पासवर्ड के लिए सारी जानकारी गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करने के बाद आपको मिल जाएगी। तो आपकी तैयारी और इससे रिलेटेड काफी अच्छा इंटरेस्टिंग सेक्शंस आपको मिल जाएगा विदाउट एनी हेडेक। घर बैठकर आराम से तैयारी कीजिए, हम आपका साथ देंगे। शुरुआत करते हैं, असलियत में जानते हैं शाहबानो केस है क्या। तो ये शाहबानो जी हैं जिन्होंने 62 साल की उम्र में अपने पति को तलाक देने का डिसीजन दिया, क्योंकि पति ने दूसरी मैरिज कर ली थी और इनसे बातचीत खत्म कर दी थी, जिस वजह से ये सारा का सारा सिनेरियो चेंज हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा इतिहास और फिर सीधी स्टार्टिंग करेंगे, कनेक्शंस को, तारों को जोड़ेंगे। तो केस जो लड़ा गया वो मोहम्मद अहमद खान जो कि एक वकील थे और शाहबानो जो कि एक हाउसवाइफ थी, इन दोनों के बीच में जो था वो केस लड़ा गया, यानी पति पत्नी के बीच में केस लड़ा गया इंडिया के लॉ सूट के अकॉर्डिंग। सुप्रीम कोर्ट तक ये केस पहुंचता है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सीधा सुप्रीम कोर्ट। यानी कितनी बार इस केस के डिसीजन को बदला गया ये आप देखते जाइएगा। अब कांग्रेस गवर्नमेंट ने बीच में रोल प्ले किया और यहां पर डाइवोर्स का रोल ही बदल दिया और क्लियर एक डिसीजन ले दिया किनके हक में, इन भाई साहब के हक में, अहमद खान साहब के हक में, कि 90 दिन तक आप जो दे सकते हैं एलिमनी दीजिए, अन्यथा इसके बाद कोई कनेक्शन नहीं रह जाता। इस केस के अंदर महिलाओं के बहुत सारे अधिकारों का हनन हुआ। अब पहले महिलाओं की बात हुई तो महिलाओं की परिस्थिति समझिए भाई। अगर हम बात करते हैं विमेन की अपने कंट्री के अंदर, तो विमेन का अब ये केस 1985 के आसपास का है, जिस समय में ये लेडी ही 62 साल की थी, तो जाहिर सी बात है इनका जन्म काफी समय पहले हुआ होगा। तो अब मैं उसी टाइम पीरियड की बात बताता हूं कि उस समय में जो एजुकेशन थी वो महिलाओं को ज्यादा अच्छी नहीं मिलती थी, महिलाओं को एजुकेशन नहीं मिलती थी। जाहिर सी बात है मुस्लिम महिला है तो जॉब करना अलाउड नहीं था, एक तो एजुकेशन नहीं, दूसरा जॉब करना अलाउड नहीं। अब जॉब अलाउड नहीं होगी तो टोटल डिपेंडेंसी इनकी अगर होगी तो टोटल डिपेंडेंसी होगी अपने हस्बैंड पर। अब हस्बैंड अगर नाराज हो जाए किसी परिस्थिति के अंदर, तो अब परिस्थिति के अंदर नाराज हो जाए तो दो ही चीजें होती हैं, तलाक होगा और तलाक के बाद अगर फाइनल डाइवोर्स होगा तो एलिमनी मिलेगी। एलिमनी का मतलब एक ऐसा अमाउंट जिसे अपना जीवन यापन ये कर सके, एक ही बार में दिया गया। और दूसरा अगर एलिमनी नहीं मिलता है तो मिलता है फिर मेंटेनेंस चार्ज। मेंटेनेंस चार्ज का मतलब एक छोटा अमाउंट जिसमें इनका गुजारा चल सके। बता देते हैं इनके 5 बच्चे थे जो तलाक के बाद इन्हीं शाहबानो जी के साथ रहे और मेंटेनेंस का पैसा मिलना था। ये 2 परिस्थितियां थी। अब आती है बात लॉ के अकॉर्डिंग। अब लॉ के लिए 2 चीजें आती हैं। अगर विमेन केस, अगर हिंदू विमेन लॉ केस कर रही है तो उसके डिसीजन जो होंगे नॉर्मल लॉ के अनुसार चलेंगे, जिसमें तलाक हुआ, एलिमनी जो सरकार ने डिसाइड कर दिया वही फाइनल होगा। मुस्लिम लॉ बोर्ड जो है वो अलग है, इसका मैरिज एक्ट अलग है। मैरिज एक्ट अलग है तो जाहिर सी बात है जो भी डिसीजन लिए जाएंगे दोस्तों उसी मैरिज एक्ट के आधार पर लिए जाएंगे, जिसके आधार पर एक सिंपल सा लॉ है कि अगर डाइवोर्स हो जाता है तो 90 दिन यानी इद्दत का समय कहते हैं, इद्दत के समय तक जो पैसा दिया जाएगा वही फाइनल होगा, अन्यथा नहीं होगा। यानी कि ना तो ये जॉब कर पाएंगे, ना पढ़े लिखे हैं, डिपेंडेंसी खत्म हो गई, दूसरी चीज पैसा नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में परिवार के हालात आप समझ सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं इस केस के बैकग्राउंड के बारे में। इसका बैकग्राउंड बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ा बैकग्राउंड नहीं है। 1932 में एक शाहबानो नाम की मुस्लिम महिला मैरिज करती हैं, किससे? अहमद खान साहब से। अहमद खान साहब एडवोकेट हैं इंदौर के अंदर, एमपी में, मतलब पास्ट की ही बात है, जिनसे इन दोनों के विवाह से 5 बच्चे पैदा हुए। 14 साल की शादी सस्टेन होती है। सस्टेन होने के बाद में क्योंकि अहमद जो खान साहब हैं ये दूसरी शादी कर लेते हैं और शादी करते हैं एक ऐसी महिला से जो इनसे काफी उम्र में छोटी होती है। अब जाहिर सी बात है ऐसी परिस्थिति में दोनों की शादी के बाद भी
शाहबानो को एक ड्यूरेशन बाद जब वो 62 साल की हो जाती हैं, उस परिस्थिति में अहमद खान साहब जो होते हैं डाइवोर्स देने का डिसीजन ले लेते हैं कि भाई तुम्हें फाइनली अलग किया जाता है। 1978 में डिसीजन लिया जाता है 200 रुपए प्रति माह देने का कि भाई एक तरीके से मेंटेनेंस चार्ज है, इस मेंटेनेंस में वो अपने बच्चों को इस पैसे से सपोर्ट करेगी और जीवन यापन करेगी। लेकिन थोड़े टाइम पीरियड बाद क्या होता है कि अहमद खान साहब, क्योंकि पूरी की पूरी कानूनी दावपेच को बहुत अच्छे से जानते थे, उन्होंने क्या किया, ये पैसा देना बंद कर दिया। पैसा देना बंद किया तो अब इन्होंने क्रिमिनल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, इन्होंने आईपीसी की धारा या वो नॉर्मल केस या पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार केस नहीं डाला, इन्होंने क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर, क्रिमिनल प्रोसीजर 125 के अंदर इन्होंने कोर्ट में केस डाला अपने हस्बैंड के खिलाफ, जिसमें अब इन्होंने मेंटेनेंस 200 नहीं, जो कि बिल्कुल बंद हो गया था, अब इन्होंने 500 रुपए की डिमांड करी कि भाई प्रति माह मुझे 500 रुपए चाहिए ताकि मेरे बच्चे और मैं ढंग से जी सके, उनकी अच्छी खासी एजुकेशन दिलवाई जा सके। अब 500 रुपए की डिमांड हुई, ये केस चला, डाला गया 1978 के अंदर, और नवंबर 1978 के अंदर ही फाइनली क्या होता है कि डिसीजन के अगेंस्ट अभी कोई डिसीजन आया नहीं होता और अहमद खान साहब फाइनल डाइवोर्स दे देते हैं। अब डाइवोर्स की टर्म्स होती हैं इनके यहाँ पर, जिसके लिए एक अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा। एक ऐसा डाइवोर्स जिसे इरिवोकेबल है, वापस नहीं लिया जा सकता, और इसके अंदर अब ये डिसीजन लिया गया कि भाई यहां पर अब फाइनल डिवोर्स दिया गया, अब कोई कनेक्शन नहीं रह गया। अब मुस्लिम लॉ बोर्ड के अकॉर्डिंग यदि एक व्यक्ति अपनी पत्नी को फाइनल डिसीजन दे देता है, इरिवोकेबल डिसीजन दे देता है, तलाक दे देता है, तो उसके बाद में हराम होता है, धर्म के अनुसार हराम होता है कि आप उस महिला को कोई भी संबंध नहीं रखेंगे, ना तो पैसे का, ना जिस्मानी, ना और कोई। अब क्या होता है कि यहां पर ऑब्लिगेशन पड़ता है, उसे प्रोवाइड करना पड़ता है कितना, एक मेंटेनेंस फॉर हर एज एक्सपेक्टेड प्रेस्क्राइब अंडर इस्लामिक लॉ, जो कि 5400 रुपए था। अब 1979 के अंदर जब अगस्त 1979 आता है, लगभग एक साल बाद, यहां पर खान को लोकल कोर्ट के द्वारा बोला जाता है कि आप 25 रुपए प्रति माह शाहबानो को देना शुरू कीजिए मेंटेनेंस के तौर पर। यहां पर ये मान जाते हैं, बिना किसी परिस्थिति के एक्सेप्टेड होता है, 25 रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं होती। अब शाहबानो जो होती है फिर दोबारा से, क्योंकि 25 रुपए बहुत कम थे इतने बड़े परिवार को चलाने के लिए, 1 जुलाई 1980 को जो लोकल कोर्ट के डिसीजन है उसको चैलेंज करती है हाई कोर्ट मध्य प्रदेश के अंदर कि भाई पैसा बढ़ाया जाए, क्योंकि ये बुरे हालात में 25 रुपए से काम नहीं चलता। तो सरकार के अंदर ये केस जीत जाती हैं और इन्हें 179.20 पैसा प्रति महीना देने का डिसीजन मिलता है। अब खान साहब जो होते हैं 25 रुपए में कुछ नहीं बोलते, लेकिन जहां पर ये बात 180 रुपए तक आती है, वो सुप्रीम कोर्ट में शाहबानो के क्लेम को अपोज करते हैं और कहते हैं पहली चीज वो फाइनल तलाक दे चुके हैं, दूसरी चीज वो सेकंड मैरिज कर चुके हैं। तो इस परिस्थिति के अंदर किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं बनती है, ना तो पैसे की, ना ही मेंटेनेंस चार्ज की, यानी कोई एलिमनी नहीं, जो कि ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब जो बात आती है, ओपिनियन स्टार्ट होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस होते हैं, यहां पर 2 जजेस इनका डिसीजन लेते हैं, जिसके अंदर जस्टिस लिया जाता है फैजल अली और इसी के बाद वरदराजन द्वारा इनका डिसीजन लिया जाता है। और डिसीजन लेने के बाद में सेक्शन के आधार पर सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन मेंटेन रहता है, इस डिसीजन को चेंज नहीं किया जाता। हाई कोर्ट के डिसीजन को फाइनली एक्सेप्ट किया जाता है, वो इन चीजों को नहीं मानते। हालांकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें पड़ती हैं। जैसे ही ये कोर्ट केस बढ़ता है, रिलीजन का सपोर्ट लेते हैं अहमद खान साहब, जिसके अंदर मुस्लिम इंडियन पर्सनल लॉ बोर्ड को जोड़ देते हैं, जमियात उलेमा ए हिंद को जोड़ देते हैं, और इसके बाद में जो केस बनता है उसमें जजेस बढ़ते जाते हैं, जैसे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, रंगनाथन मिश्रा, देसाई, चिन्नप्पा रेड्डी, ES वेंकटेश्वर राय। तो इस तरीके से लोग बढ़ते जाते हैं और अब केस जो है आगे कंसीडर किया जाता है। 23 अप्रैल 1985, याद रखिएगा 23 अप्रैल 1985 को केस डिसमिस हो जाता है, फाइनल जजमेंट क्लियर किया जाता है। फाइनल जजमेंट क्या होता है कि इन सभी की प्रेजेंस के बाद भी कोर्ट अपने पॉइंट पर अडिग रहता है और कहता है कि ह्यूमैनिटी के आधार पर एक ऐतिहासिक फैसला लिया जाता है कि मनुष्य की एक तरीके से इंसानियत देखते हुए भी आप सबकी ड्यूटी बनती है एक इंसान को सपोर्ट करना, ताकि अपनी जीवन यापन कर सके। अब जबकि वो अनेबल है मेंटेन करने
में हर सेल्फ को यानी खुद को उस परिस्थिति में हस्बैंड को मदद देनी पड़ेगी अपनी डाइवोर्स वुमेन को मेंटेनेंस के नाम पर। कोर्ट का डिसीजन यहां पर फाइनल हो जाता है, कोई डिसीजन इसको रिवोक नहीं कर पाता। इस बीच में शाह बानो की जो अप्रोच होती है कोर्ट में सिक्योरिंग मेंटेनेंस फॉर हर हस्बैंड, व्हेन द केस रीच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दोबारा से फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भेजा जाता है। 7 साल लग जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट फिर से इसी डिसीजन पर रहता है और इस डिसीजन को नहीं बदला जाता, जिसके अंदर कहा जाता है कि समाज के सामने, कोर्ट के सामने सभी धर्म बराबर है, इंसान बराबर है, कोई जेंडर इक्वालिटी नहीं, सबको समानता का अधिकार है। तो जो नियम सबके लिए हैं वो अहमद खान साहब को मानने पड़ेंगे। अब यहां पर धार्मिक रूप धीरे धीरे लेना शुरू कर देता है, जिसके अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। बाहर मुस्लिम्स जो होते हैं वे बेसिकली अहमद खान साहब की सपोर्ट करते हैं। इस बीच में हालांकि संविधान के अंदर डिमांड बीच में यह भी उठती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, एक ही नियम सबके लिए हो, तो महिलाओं के अधिकारों की बराबरी होगी। बहुत सारी विमेन सपोर्टिंग ग्रुप जो थे, महिला आयोग जो थे और अपोजिशन पार्टी जो थी, क्योंकि जाहिर सी बात है इस समय में दोनों ही दलों को यानी कि रूलिंग पार्टी की नाक में दम हो चुका था, क्योंकि दंगे भड़कने के या प्रोटेस्ट होने के आसार हो चुके थे। माहौल ऐसा था कि उस समय में इधर दंगे भड़क रहे थे। कुछ ही समय पहले सिखों का दंगा खत्म हुआ था, इंदिरा गांधी का अभी हत्या हुई थी, राजीव गांधी नए नए पीएम बने थे। पीएम बनने के बाद में सिनेरियो जो था बहुत बुरी तरीके से बदल रहा था। इधर से शाह बानो जो थी कंट्रोवर्सी के अंदर लाई जाने लगी। अलग अलग समुदाय जो थे, धर्म के नहीं, अलग अलग मुस्लिम समुदाय के लोग, कोई सपोर्ट में कोई अगेंस्ट में, इस प्रकार के नियम बदलने लगे कि सरकारें बदलती रहेंगी, इस्लाम लॉ कभी नहीं बदला है, ना ही बदलेगा, वो सदैव सेम रहेगा। इस बीच में बहुत सारे मुस्लिम लॉ बोर्ड के, पर्सनल लॉ बोर्ड के व्यूज भी सामने आए, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के नियम को मानने से बिल्कुल मना कर दिया। दंगों की परिस्थिति बढ़ती चली गई, मतलब हालात खराब होते चले गए। ऐसी परिस्थिति के अंदर दोस्तों सब समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ जो था पूरा का पूरा बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये सारे के सारे राम मंदिर को खुलवाने की तैयारी में थे। सिनेरियो समझने की कोशिश कीजिएगा। एक तरफ क्या था, सिनेरियो ये था कि कांग्रेस के सामने प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी। यहां पर पहली प्रॉब्लम, कांग्रेस का खुद का डिस्प्यूट चल रहा था। डिस्प्यूट यानी कि अंदर इंटरनल डिस्प्यूट चल रहे थे, पार्टी डिवाइड हो रही थी। दूसरी तरफ अब 2 समस्याएं आ रही थी। क्या? एक तरफ बीजेपी, आरएसएस, और आरएसएस के बाद वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद हो गई। विश्व हिंदू परिषद के अलावा आरएसएस हो गई। ये राम मंदिर के ऊपर काफी दबाव बनाने लग रही थी। राम मंदिर के ऊपर दबाव बन रहा था। उस परिस्थिति के अंदर ताले तोड़ना, जमीनी विवाद, हिंदू मुस्लिम के दंगे उस समय बढ़ रहे थे। यानी कि कांग्रेस खुद अनस्टेबल थी, अपोजिशन का दबाव था, बीजेपी स्ट्रांग होती जा रही थी। दूसरी तरफ ये मुस्लिम्स का जो प्रेशर था, किस चीज के लिए? संविधान के नियम के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट के नियम के आधार पर ज्यादा शोर में आने लगा, विवाद में आने लगा। अब विवाद में आया तो गांधी जी यानी राजीव गांधी जी को, क्योंकि अपनी सरकार बनाए रखनी थी और मेजॉरिटी की सरकार थी, उसको बचाए रखना था। उस परिस्थिति के अंदर इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को संविधान के अनुसार कोर्ट के अंदर लेकर आए और कोर्ट में लाने के बाद इसे संविधान में लाए और उस नियम को ही नलिफाई कर दिया। नलिफाई कर दिया का मतलब यह है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था अहमद खान साहब के खिलाफ, वो खत्म हो गया, यानी कि अब उन्हें पैसा नहीं देना। अब उसमें एक क्लियर नियम बन गया कि भाई जो भी पैसा देना है मुस्लिम महिला को वो इद्दत के आधार पर देना है। इद्दत यानी कि डिवोर्स के 90 दिन के अंदर अंदर जो भी पैसा या एलिमनी देना है वही दिया जाएगा। इसके अलावा और कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मुस्लिम रीजन के अनुसार क्या था, हराम माना जाता है दूसरी महिलाओं के साथ संबंध। अब ये जो स्टेट ऑफ ऑब्जेक्शन एंड रीजन था ये एक्सेप्ट हो जाता है। इधर से शाह बानो का जो केस था सुप्रीम कोर्ट में जीतने के बाद ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। अब मुस्लिम जो पुरुष हैं यानी मुस्लिम हस्बैंड से उन पर कोई प्रेशर नहीं बनाया जा सकता था किसी भी प्रकार के पैसे को देने के लिए, मेंटेनेंस चार्ज को देने के लिए, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली पार्लियामेंट में वो नियम खत्म हो चुका था। इसको जाना जाता है मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। इसके आधार पर वो नियम इधर से हो जाता है समाप्त। अब
नियम समाप्त हो जाता है, नियम समाप्त हो जाता है। तो अब इसके बाद के इफेक्ट से देखते हैं। बाद के इफेक्ट्स यानी कि यहां पर शाह बानो केस दोस्तों बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन शाह बानो केस के लिए राजीव गांधी ने जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और रोल प्ले करके पूरे के पूरी जुडिशरी को ही चैलेंज कर दिया, तो जुडिशरी को चैलेंज कर दिया तो यहां पर बहुत सारी बातें उठकर सामने आने लगी। अब डायरेक्टली क्या था कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज, हम ये पूरा रीड करने की जगह मैं पूरा सुना देता हूं, आप इसे समझ लीजिएगा। सबसे पहले रिएक्शन क्या था, जितनी भी पूरे देश की महिलाएं थी, वुमेन एसोसिएशन थी, वो इस नियम के बिल्कुल विद्रोह में थी, राजीव गांधी सरकार के बिल्कुल खिलाफ थी। उन्होंने काफी ज्यादा शोर मचाया कि महिलाओं को जब बराबर के अधिकार नहीं है, एजुकेशन मिलेगी नहीं, रोजगार मिलेगा नहीं, तो सारे जीवन उन्हें अपने पति के दबाव में ही रहना पड़ेगा। और ऐसी परिस्थिति में कब उनके पति उन्हें तलाक दे दे और उनके बाद उनका जीवन कैसे चलेगा, ये एक सबसे बड़ी समस्या थी। दूसरी बात यह थी कि भारतीय जनता पार्टी जो थी राम मंदिर के इशू को लेकर, दूसरी तरफ भेदभाव महिलाओं को लेकर अलग अलग तरीकों से सरकार पर दबाव बना रही थी, लेकिन अपोजिशन के अंदर इस नियम को बदला नहीं गया। और नियम को बदला नहीं गया तो हिंदू मुस्लिम जो था वो बार फालतू में प्रेशर क्रिएट होता चला गया। यहां पर प्रेशर क्रिएट हुआ तो दोस्तों अब यहां की कहानी, इसको समझने की जगह क्लियर 2 पॉइंट्स में समझना है। क्या कि राजीव गांधी पर जब आरएसएस का, बीजेपी का, विश्व हिंदू परिषद का दबाव बनने लगा तो उन्होंने यहां पर मंदिर के ताले तोड़ने की परमिशन दे दी। 1986 के इस सेक्शन के बाद में क्या हुआ कि मंदिरों के ताले तोड़ने की परमिशन दे दी। इधर से मुस्लिम्स को उनकी मर्जी की डिमांड की चीजें मिलने लगी और इधर से हिंदुओं को उनकी डिमांड पूरी होने लगी। यानी कि यहां पर 1986 से पहले बाबरी मस्जिद को पूरी तरह ब्लॉक किया गया था, किसी भी बंदे की एंट्री नहीं थी। लेकिन अब उल्टा होने लगा। उल्टा क्या हुआ कि हिंदुओं को परमिशन दे दी पूजा करने की वहीं पर ही राम चबूतरे पर, और मुस्लिम्स को मना कर दिया गया। यहां पर अब झगड़ा और बढ़ने लगा। ये क्यों दिया गया? क्योंकि यहां पर हिंदू शोर कर रहे थे किस चीज को लेकर, शाह बानो के लिए जुडिशरी के चैलेंज में पूरा बदलाव। तो यहां पर इनको भी खुश करना बहुत ज्यादा जरूरी था। इधर से अलग अलग तरीके से पूरा का पूरा आउटबर्स्ट हुआ। और अब इस परिस्थिति के अंदर एक चीज और समझ लीजिए, बहुत सारे क्रिटिक्स थे जिन्होंने इसका विद्रोह किया, लेकिन विद्रोह के बाद में भी ऐसा कोई भी बदलाव नहीं किया गया इस नियम के अंदर, क्योंकि उस समय में कांग्रेस की सरकार को अपनी पार्टी बनाए रखना बहुत ज्यादा आवश्यक था। अब लेटर डेवलपमेंट के अंदर यहां पर बार बार शोर किया जाने लगा कि यूनियन सिविल कोड लो होना चाहिए, यूनियन सिविल कोड लो होना चाहिए। और इसी बीच में मुस्लिम महिलाओं का भी एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा था जो क्या बीजेपी और जनसंघ को सपोर्ट करने लगा, जिसका आप रिजल्ट देख सकते हैं कि यहां पर इक्वल राइट्स के लिए बार बार लड़ाई लड़ी जाने लगी। और यहां पर ट्रिपल तलाक वाला केस भी यहां पर अब जाकर बीजेपी गवर्नमेंट की सपोर्ट में जब मुस्लिम महिलाओं ने आए, और शाह बानो केस के बाद लगातार कोई ना कोई कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्स व्यूज जो थे वो आ रहे थे, और इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाकर चैलेंज किया और फाइनली क्या हुआ, ये जीत गए। फाइनली इधर से जीत गए। और यहां पर भी क्या हुआ, मुस्लिम्स को ट्रिपल तलाक का असर देखने को मिला। अब यहां पे चैलेंज ऑफ द वर्डिक्ट ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि क्या क्या चैलेंजेस थे, जिसके अंदर मैंने सारे के सारे सेक्शंस को कवर किया कि क्या असलियत में लड़ाई थी और किसके बाद क्या सेक्शंस बने थे। अब आ जाते हैं चैलेंजेस टू द वैलिडिटी ऑफ एक्ट, यानी कि कोई भी एक्ट बनता है वो परमानेंट बनाया जाता है, लेकिन उसके सामने भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं कि वो कब तक वैलिड रहेगा और कब उसके बाद वो एग्जिस्टेंस के बाद खत्म हो जाएगा। क्योंकि हर कोई नियम दोस्तों परमानेंट या सदैव के लिए नहीं बन सकता, क्योंकि बदलाव और रिक्वायरमेंट बदलती जाती है। तो वैलिडिटी जो इस एक्ट की थी वो चैलेंज की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसके बाद इसी शाह बानो केस को लेकर 2001 में इस शाह बानो जजमेंट को लेकर फिर से, लेकिन दोबारा परिस्थिति क्या आई, अब ऐसी परिस्थिति में जब ऑलरेडी लेजिस्लेटिव के अंदर नियम बन चुका था तो जजेस को इस परिस्थिति पर बोलने का और कोई भी वर्डिक्ट लेने का अधिकार ज्यादा सा नहीं रह गया। तो उन्होंने बेसिकली रिलीजियन के टेक्स्ट पर अब बहुत सारे डिसीजन लेने से मना करने लगे, रोकने लगे, और वो केसेस खिंचते खिंचते बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलते गए। यानी उन डिसीजंस पर सरकार अब या कोर्ट जो थी वो शांत होने लग गई, क्योंकि वो डिसीजन नहीं दे रहे थे। और ये डिसीजन ना लेने का वही नियम था कि जिसके अंदर सेक्शन 125 के अंदर सीपीआर यानी क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ के अंदर जो बदलाव किए गए थे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, लेकिन फिर भी
सरकार का जो एक तरीके से एक तरफा रुख और महिलाओं के साथ किया गया भेदभाव जो था वो बहुत ज्यादा गलत हुआ। और इतिहास में आज भी बीजेपी सरकार जो है बात बात पर कांग्रेस सरकार को घेरने का प्रयास करती है इसी नियम के आधार पर, जिसके अंदर मुस्लिम महिलाओं के साथ किया गया भेदभाव हमेशा झेलना पड़ेगा। तो आज के लिए इसी नोट पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। आशा करते हैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। इसके बाद फर्दर ट्रिपल तलाक पर भी हमारा लेटेस्ट वीडियो आने वाला है, उसको भी देखिएगा ताकि आपको इससे रिलेटेड फर्दर जानकारियां मिलती रहें। तो इसी नोट पर हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।